हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आज हेल्थ 9 में मुलाकात करेंगे डॉक्टर मीत कुमार से जो कि हेमेटोलॉजिस्ट हैं। सर थैंक यू सो वेरी मच। आप लॉन्ग ड्राइव करके आए हैं ना, बहुत टाइम लगाया। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास जी प्रिया, थैंक यू सो मच। सर हेमेटोलॉजिस्ट मतलब मेडिकल साइंस में इतने सारे टर्म्स हैं ना डिपार्टमेंट्स के कि कभी कभी बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो पहले आप ये बताएं कि हेमेटोलॉजिस्ट होता क्या है और ये क्या करते हैं आप? थैंक यू प्रिया। हमने बचपन से सुनते हैं दिल का डॉक्टर जी, दिमाग का डॉक्टर जी। इसी प्रकार से आज की तारीख में जब जैसे जैसे मेडिकल साइंस इवॉल्व कर रहा है, हर स्पेशलिटी हर ऑर्गन के लिए एक डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन होती जा रही है जी। इसी तरह से जो ब्लड के डॉक्टर्स हैं, ब्लड इज कंसिडर्ड एन ऑर्गन इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी, इट्स अ लिक्विड ऑर्गन, इट्स ओनली लिक्विड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो उस ऑर्गन को जितने डॉक्टर्स जो डॉक्टर्स देखते हैं, दे आर टेक्निकली कॉल्ड एज हेमेटोलॉजिस्ट, ब्लड के डॉक्टर्स। जिसका मतलब ये हो गया कि ब्लड से संबंधित अगर किसी को भी कोई दिक्कत है, चाहे उनका खून ज्यादा है कम है, उनके सफ़ेद कण यानी कि WBC ज़्यादा है कम है, या फिर प्लेटलेट कम है या ज़्यादा है, किसी प्रकार का खून का कैंसर है या बोन मैरो काम नहीं करता, जैसे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, तो यह सारी की सारी जो तकलीफें होती हैं खून से रिलेटेड, यह एक हेमेटोलॉजिस्ट देखता है। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो आप तक पहुंच कैसे पाते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कई बार एक जो पेशेंट है, क्योंकि आप एक बड़े इंपॉर्टेंट बीमारी के बारे में हम बात करेंगे, ब्लड कैंसर की, राइट? तो मतलब कैंसर कहते हैं कि अगर आधा घंटा 1 घंटा और वो हफ्तों और महीनों में तो उसके सेल्स बहुत रीग्रो होके बहुत ज़्यादा एक भयानक रूप ले लेते हैं। तो जब तक वो आपके पास पहुंचेगा तब तक तो मुझे लगता है उसकी बीमारी थोड़ी और नहीं बढ़ जाएगी। देखिए, आपका बात कुछ हद तक सही है प्रिया जी। इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि आपके 2 प्रश्न थे मेरे हिसाब से, कि एक तो आपने बोला कि भाई मरीज हेमेटोलॉजिस्ट तक पहुँचते कैसे हैं, और दूसरा आपने सवाल पूछा कि उसमें ब्लड कैंसर के जो मरीज हैं उनको पहुँचने में क्या देरी ज़्यादा हो जाती है। तो यदि मैं पहले प्रश्न का सवाल देने की कोशिश करूँ कि जी मरीज पहुँचते कैसे हैं, देखिए आज की तारीख में ना हम भी इस चीज़ को, मैं करीबन 16-17 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और 17 साल की अगर मैं शुरुआत की प्रैक्टिस की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जिनको किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि जी आपको खून की तकलीफ है, आपको हेमेटोलॉजिस्ट को दिखाना है, किसी डॉक्टर ने जब तक ये नहीं बोला तब तक वो हेमेटोलॉजिस्ट के पास नहीं आता। बिल्कुल सही कहा आपने। पर आज की तारीख में पिछले 3-4 सालों के अंदर लोग इतने जागरूक हो रखे हैं, या मैं ये कहूँ कि गूगल ने इतना ज्यादा लोगों को एजुकेट कर दिया है कि वो पहले अपना सिम्टम आने पर पहले गूगल में ढूंढते हैं कि मेरे को कमजोरी लग रही है, तो उसमें पहला कारण आता है हीमोग्लोबिन का कम होना, और जब वो ढूंढते हैं कि आस्क द एक्सपर्ट, तो उसमें सबसे पहले हेमेटोलॉजिस्ट निकल के आता है। तो मेरे ख्याल से हम लोग सब इवॉल्व कर रहे हैं, हम लोग सही जगह पर विदाउट डाइवर्शन पहुंच रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन कि हेमेटोलॉजिस्ट के पास पेशेंट्स इस तरह से सही टाइम पर पहुंचते हैं। दूसरा सवाल इसी से संबंधित है, अगर किसी को सपोज करो आज की तारीख में ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ, चाहे वो ल्यूकीमिया हुआ, माइलोमा हुआ या लिम्फोमा, वो सबसे पहले गूगल ढूंढते हैं भाई मेरे बीमारी का नाम है अक्यूट ल्यूकीमिया, अक्यूट ल्यूकीमिया का मेरे एरिया में डॉक्टर कौन सा बेस्ट है, तो उसको सर्च करके उनके पास जाते हैं, या फिर अपने किसी कॉन्टैक्ट्स में जिनको किसी को कैंसर अगर हुआ हो या किसी दूर दराज के इलाकों में किसी के बारे में सुना हो, तो उनसे बात करके सलाह लेकर के फिर उनके पास जाते हैं। जो हम लोग पहले देखते थे जब तक डॉक्टर हेमेटोलॉजिस्ट नहीं लिखेगा तब तक वो हेमेटोलॉजी के डॉक्टर के पास नहीं पहुंचेंगे, वो वाली चीज धीरे धीरे करके अब कम होती जा रही है। और इसी कारण की वजह से मैं समझता हूं कि थैंक्स टू यू लाइक द मीडिया हाउसेस, कि जिसकी वजह से सही इंफॉर्मेशन सही लोगों तक सही समय पर पहुंच रही है, एंड दे आर एबल टू टेक बेनिफिट ऑफ दैट एंड गेट देयर ट्रीटमेंट्स इन टाइम। ओके सर, मुद्दे पे आते हैं, है ना? बड़ी ही सीरियस बीमारी है, ऐसा हमने मतलब मैं थोड़ा बॉलीवुड से कनेक्ट करती हूँ, तो मुझे याद है पुरानी फिल्मों में भी अगर किसी को कैंसर डिटेक्ट हो गया है, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके का कैंसर हो, तो मरीज का दूसरा सवाल ये था, एक तो पहले सैड वाला म्यूजिक आता था उसमें, ऐसा ढन ढन से, ऐसा लगता था कि बस अब जिंदगी खत्म है, इसके बाद अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है, डॉक्टर साहब मेरे पास कितना वक्त है? 3 महीने डॉक्टर कहता था, या फिर 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा। आज भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों के मन में वही बात है, कैंसर सुनते ही दिमाग में ऐसा लगता है कि बस अब जिंदगी खत्म है, और सिर्फ पेशेंट की नहीं, पेशेंट के का जो पूरा परिवार है, जो पूरी फैमिली, वो कहीं ना कहीं उसमें ऐसे इन्वॉल्व हो जाती है, अब लगता है कि अब जिंदगी में कुछ बचा नहीं, अब ये बचने की उम्मीद पता नहीं 1% है, 2% है, या फिर है ही नहीं। तो क्या अभी भी एक्चुअल ऐसा है? प्रिया जी, मैं आपसे इसमें 2 चीजें बोलना चाहूंगा कि आपने जो मुद्दा शुरू किया ना, मुझे वो चीज बहुत ही सटीक लगी। बॉलीवुड में अगर इस तरह की कोई बात किसी डायरेक्टर को दिखानी होती थी तो उस तरह का बैकग्राउंड क्रिएट किया जा सकता है, चाहे वो म्यूजिक के फॉर्म में हो, चाहे अल्टीमेटली उसके आउटकम्स के फॉर्मेट में हो। तो मैं इस मुद्दे को कई प्लेटफॉर्म्स पर ऑलरेडी रेज कर चुका हूं इससे पहले, और सेम इश्यू को मैं आज वापस रेज करना चाहता हूं आपके समक्ष। बॉलीवुड
या हम लोग बोले मीडिया हाउसेज जो होते हैं ना, दे क्रिएट द परसेप्शन इन द सोसाइटी, राइट। सो दे हैव गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कन्वे द राइट परसेप्शंस इन द सोसाइटी। आज से 25-30 साल पहले जब आनंद मूवी आई थी, उस टाइम पर जब लिम्फोसार्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन के ऊपर लोगों ने ठहाके लगाकर हंसे थे और उसके बाद उसका दुखद अंत हुआ था, उस समय पर यह बात शायद सच होती कि किसी को यदि कैंसर हो गया तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक नेगेटिव वाला होना चाहिए था, क्योंकि उस समय पर शायद इस बीमारी का ना लोगों को पता था इतना ज़्यादा और ना ही उसके लिए कोई अच्छे इलाज संभव। राइट। बट यदि हम आज की तारीख में एनिमल मूवी के अंदर भी देखते हैं तो अगर किसी को अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया का डायग्नोसिस बनाया जाता है और वो पेशेंट, अगर वो इंसान यदि एक्सपायर कर जाता है या वो कैरेक्टर एक्सपायर कर जाता है, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। राइट। आज की तारीख में आप अगर हेमेटोलॉजिस्ट से पूछेंगे और किसी एक क्रेडिबल हेमेटोलॉजिस्ट से पूछेंगे, ब्लड के जितने भी कैंसर्स हैं 70% लोगों को आज की तारीख में उनके कैंसरों से निजात दिलाई जा सकती है, वो भी परमानेंटली। आई एम नॉट सेइंग टेम्पररी की भी एक बार बीमारी खत्म हो गई, हमेशा के लिए वो अपने कैंसर मुक्त हो सकते हैं। वाओ। सो यह एक आज की तारीख में सच्चाई है। आप अगर मेडिकल लिटरेचर उठा के देखेंगे, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के अंदर आज की तारीख में 70 से 80%, बच्चों के अंदर वो 90% तक सर्वाइवल है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट एट प्रेजेंट इज मीडिया परसेप्शन एंड क्रिएशन ऑफ द सेम इन द सोसाइटी। पॉजिटिव इम्पैक्टफुल मैसेजेस कन्वे होना जरूरी है, वो चाहे बॉलीवुड के जरिए हों या मीडिया हाउसेस के जरिए हों, बट एक पॉजिटिव परसेप्शन 2024 में अगर नहीं गई तो हम लोग शायद अपनी सोसाइटी के लिए एक अच्छे काम नहीं कर पाएंगे। जी, तो 70 से 80% जैसा सर ने कहा कि क्यूरेबल है, तो इससे इतना डरने की जरूरत नहीं, कोई राक्षस नहीं है जो बिल्कुल आपको खा जाएगा, है ना सर? बिल्कुल सही कहा ना मैंने? बिल्कुल जी। अच्छा, ब्लड कैंसर के कारण क्या होते हैं सर? भैया आपने ये बहुत एक उम्दा सवाल पूछा, क्योंकि ये अक्सर हमसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि भाई ब्लड कैंसर क्यों हो जाता है। जी, हम ब्लड के डॉक्टर्स हैं, कैंसर्स हम लोग सारे शरीर के कैंसर्स हम लोग नहीं देखते हैं, बट जो हम लोग सभी जानते हैं कि जी जैसे साधारण परसेप्शन है कि स्मोकिंग कोई करता है तो उनको लंग्स का कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। जो अल्कोहल का सॉर्ट ऑफ इंटेक ज्यादा करते हैं उनके अंदर लिवर के कैंसर थोड़े से नॉर्मल पॉपुलेशन के मुकाबले में ज्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह के कुछ रिस्क फैक्टर्स दे आर नोन टू कॉज सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर्स इन द बॉडी। अनफॉर्चुनेटली ब्लड के किसी भी कैंसर के लिए इस प्रकार का कोई स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर नोन नहीं है। हैविंग सेड दैट कि ब्लड कैंसर यदि किसी को हुआ तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, हम लोग ये बोलेंगे जी हमारा लाइफस्टाइल, हम लोग जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हम लोग जिस तरह का लाइफस्टाइल अभी जी रहे हैं, दैट इंक्लूड्स स्ट्रेस, that includes exposure to pollution, that includes exposure to sort of artificially grown vegetables and pulses and whatever। तो इसके एक्सपोजर से हर प्रकार के कैंसर्स का रिस्क बढ़ता है, इंक्लूडिंग ब्लड कैंसर्स। बट क्या कोई एक कारण ऐसा है जिसकी वजह से भी ब्लड कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है? अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। सिमिलरली मेरे ख्याल से कुछ लोगों को यह एक भ्रांति रहती है कि जी जेनेटिकल कैंसर होता है। अगेन इन द सेंस ब्लड कैंसर के मामले में यदि हम बात करें, जेनेटिक कैंसर्स होने की पॉसिबिलिटी इज हार्डली 2 to 3%। ओके, मतलब अगर 100 लोगों को ब्लड का कैंसर है, उसमें से 2% लोग सिर्फ ऐसे होंगे जिनको जेनेटिक तरह का ब्लड कैंसर होगा। ज्यादा कॉमन इस प्रकार के कैंसरों के अंदर जेनेटिक्स का रोल नहीं होता। ओके सर, कोई अर्ली सिम्टम्स है? जनरली क्या होता है कि जो दूसरे तरीके के भी कैंसर हैं, जब तक वो स्टेज 4 या स्टेज 3 पे नहीं पहुंचते हैं, सिम्टम्स आते नहीं है, पता लगता नहीं है, अनटिल अनलेस कोई भी जो बंदा है, अगर उसकी तबीयत, अगर वो बहुत ज़्यादा अवेयर है कि हाँ अगर उसको कुछ छोटी सी बीमारी, जैसे कोई दर्द हुआ उसे, है ना, या कहीं ब्लोटिंग हो रही है पेट में, या कोई भी ऐसा सिम्टम, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन रही है, तो वो जनरल डॉक्टर को दिखाने जाता है। ठीक है, वो ये सोच के बिल्कुल नहीं जाता कि उसे कैंसर के भी सिम्टम इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। तो हम सोचते हैं कि कुछ घरेलू उपाय कर लेंगे, है ना, जिससे एसिडिटी चली जाएगी, हम कोई काढ़ा पी लेंगे जिससे हमारा फीवर हमें बार बार नहीं आएगा। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, मेरी एक फ्रेंड है, बेसिकली उसको खांसी 6 महीने तक थी, तो वो ना कफ सिरप पीती रही, है ना, उसको लगा कि ठीक हो जाऊंगी, लेकिन अल्टीमेटली उसको ब्लड कैंसर निकला। ठीक है, तो अब खांसी से कोई रिलेट कर ही नहीं पाई वो कि कभी ये भी हो सकता है, और जब पहुंचा तो वो बहुत देर हो चुकी थी, हालांकि वो बिल्कुल ठीक हो गई है अब, टचवुड। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे हम अगर अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर रखें तो पता लग जाए टाइम पे? आपने जिस अपने मतलब मित्र का उदाहरण दिया, मैं उसी का उदाहरण लेता हूँ। 6 महीने तक खांसी रहना, यह अपने आप में एक लक्षण है। तो अगर मैं इसको साधारण भाषा में बोलने की कोशिश करूँ, यही चीज़ मैं कई बार मैं दोहराने की कोशिश भी करता हूँ। कोई भी एक लक्षण जो बार बार हो रहा है, आप उसका इलाज करा रहे हैं,
वो ठीक हो जा रहा है बट वो वापस आ जा रहा है। बिल्कुल। इस प्रकार का कोई भी लक्षण कैंसर का संकेत हो सकता है। एग्जैक्टली वो चाहे बुखार है, भाई आपने बुखार आया, पैरासीटामोल खा लिया, ठीक हो गया, बट आपने देखा 2 हफ्ते के बाद, हफ्ते भर के बाद वापस बुखार हो गया, एंड वो बार बार होता जा रहा है। राइट। वजन है कि कम होता जा रहा है, आप डाइटिंग नहीं कर रहे हैं बट वजन गिरता जा रहा है। खांसी, अगर आपने जैसे उदाहरण दिए, खांसी है भाई, आप टैबलेट्स ले रहे हैं, सिरप ले रहे हैं, नेबुलाइजेशन कर रहे हैं, सब कुछ इलाज, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक हो जा रहा है, पर उसके बाद आपने देखा 2 हफ्ते के बाद वापस हो जा रहा है। तो इस प्रकार का कोई भी सिम्टम यदि जो रिकरेंटली होता है, उस चीज को नजरअंदाज एब्सोल्युटली नहीं करना चाहिए। और अगर इस तरह का कोई सिम्टम बार बार हो रहा है तो अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को एक बार जरूर दिखाना चाहिए, या हेमेटोलॉजिस्ट को एक बार जरूर दिखाना चाहिए। देखिए, सबसे साधारण टेस्ट होता है हेमेटोलॉजिस्ट के लिए, जैसे मतलब मैं समझता हूँ कि भाई इस सॉर्ट ऑफ मैं आपके इतने सुंदर स्टूडियो में आया तो यहाँ पर का एक रास्ता था, ब्लड से संबंधित किसी भी समस्या को पकड़ने का जो रास्ता है, उसमें पहला टेस्ट होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन, WBC, प्लेटलेट्स के पैरामीटर्स दिख जाते हैं। और अगर इसके अंदर कुछ गड़बड़ नहीं है तो आप ये मान के चलिए 80% संभावना रहती है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ब्लड से संबंधित नहीं होगी। उसके बावजूद भी 20% रहते हैं जिनके अंदर हो सकती है। तो सिम्टम ड्रिवन अप्रोच होनी चाहिए। अगर तकलीफ है जो कि बार बार हो रही है, नजरअंदाज ना करें, अपने हेमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। मतलब छोटी से छोटी बीमारी जो है उसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल जी। सर, फिटनेस का कितना रोल है कैंसर रहित होने में? ये भी एक मैं समझूंगा कि इसका जो है मैं उत्तर इस तरह से देना चाहूँगा कि लाइफस्टाइल, जो मैं अभी बात करने की कोशिश कर रहा था कि कैंसर्स के होने के अंदर हमारी लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, बट आप शायद जानते भी होंगे कि WHO ने लास्ट ईयर बोला है कि 2030 तक एक में से, मतलब हर 9 में से एक व्यक्ति को कैंसर होगा भारत के अंदर। हर 9 में से एक व्यक्ति को कैंसर होगा। यदि मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर 100 लोग हैं तो 100 लोग में का मतलब हो गया डिवाइड बाय 9, इतने लोगों को 2030 तक कैंसर डायग्नोज हो जाएगा। और वो किसी भी तरह का कैंसर हो सकता है, किसी भी प्रकार का कैंसर हो सकता है। सो कैंसर बढ़ रहा है, उसके कारण लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। लाइफस्टाइल के अंदर जैसे हम बात कर रहे थे कुछ चीज़ों की, उसी के अंदर जो अगली कड़ी है वो है हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर टू कीप योरसेल्फ फिजिकली एक्टिव। अच्छा, जो आपका प्रश्न था, अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो बॉडी के हर ऑर्गन को ऑप्टिमल ऑक्सीजन पहुंच पाता है, एंड जो वेस्ट मटेरियल, जो डेड मटेरियल जहां पर कैंसर की उत्पत्ति होती है, वो वॉश आउट होता रहता है। सो इसी वजह से कैंसर बचने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग द डाइटरी हैबिट्स, नॉन यूज ऑफ एडिक्टिव हैबिट्स एंड a healthy lifestyle including regular exercise is the most important to prevent cancer. Okay, तो अब एक और एग्जाम्पल है मेरे पास। बॉलीवुड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस पिछले कुछ दिनों में, या फिर हम लंबे समय से सुनते आ रहे हैं कि कुछ लोगों की डेथ हो गई कैंसर की वजह से, ठीक है। अभी भी 1-2 टीवी एक्ट्रेसेस भी जूझ रही हैं इससे, और अभी 1-2 लोगों ने सर्वाइव भी कर लिया है। तो उनके पास होता है पर्सनल डाइटिशियन, उनके पास होता है पर्सनल ट्रेनर, जिम, योगा, मतलब जो हमें टीवी पे देखते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है, वो ऑर्गेनिक खाते हैं, मतलब महंगा खाना, मतलब ऑर्गेनिक है, वीगन है, मतलब जो सबसे अच्छा मार्केट में मिलता है, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, वो अफोर्ड कर सकते हैं जिम जाना, और एक महंगे जिम जाना, मतलब जहाँ पे प्रॉपर हर बॉडी पार्ट की अच्छी तरीके से एक्सरसाइज हो, फिर भी ज़्यादातर उनको कैंसर हो जाता है। क्यों? मैं इसका जवाब इस तरह से देना चाहूँगा प्रिया जी कि मतलब हम लोग दोनों इंडिविजुअल्स हैं। आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रेस है? नहीं, अभी तो नहीं है। मैं समझता हूँ फिर आप लकीएस्ट इंसान हैं, आपको नहीं होगा कैंसर। सो व्हाट आई मीन टू से कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो मेरे ख्याल से आज की लाइफस्टाइल के अंदर हर किसी को है। जो भी टायर 1 टायर 2 सिटी में रहता है, स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। सेकेंड थिंग, जो हम लोग एनवायरनमेंट में रहते हैं, पोल्यूशन को क्या हम लोग अवॉइड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। इज इट पॉसिबल टू अवॉइड? या तो हम लोग बिल्कुल ऐसे शुद्ध सात्विक जीवन जीने की कोशिश करें, गांव के अंदर जाकर के बस जाएं जहां पर बिल्कुल हमारे ही खेतों के अंदर मतलब सब्जियां उगाई जा रही हैं, उसी का हम लोग सेवन कर रहे हैं, कोई पोल्यूशन नहीं है, पूरा हेल्दी एनवायरनमेंट है, और सुबह सुबह हम लोग मतलब जॉगिंग पे जा रहे हैं। तो इस तरह की अगर कोई एनवायरनमेंट की कल्पना करे तो उसके अंदर हो सकता है कि जी ये कैंसर की संभावना कम हो जाए। उनके अंदर भी ये नहीं है कि कैंसर नहीं होगा, बट कैंसर की संभावना कम हो जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये सारी की सारी चीजें फॉलो करेंगे उनके अंदर कैंसर नहीं होंगे। मतलब हो तो मतलब किसी को भी हो सकता किसी को भी हो सकता है, बट संभावना उनके अंदर बढ़ जाती है जिनके अंदर ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जब आपने ये बोला ना कि किसी को भी हो सकता है, अभी
टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जाने का मौका मिला क्योंकि मेरी फ्रेंड की मदर को डिटेक्ट हुआ था, तो मैं रिपोर्ट्स लेके गई थी उसके साथ दिखाने के लिए। पहले जैसे मौसम में, अभी भी जब मौसम बदलता है तो हॉस्पिटल्स ना कोल्ड एंड फ्लू से भरे हुए होते हैं ना, किसी को कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, और जब से कोविड आया है मतलब उसके बाद से लोग थोड़े ज़्यादा अवेयर भी हो गए हैं, तो वो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। हॉस्पिटल्स के बेड्स शायद ही खाली मिलते हो ऐसे मौसम में जब वेदर चेंज होता है। मतलब उस कैंसर हॉस्पिटल में लोग एक्चुअली में इतने ज़्यादा थे, मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी कि कैंसर के पेशेंट इस तरीके से बिल्कुल कोल्ड एंड फ्लू की पेशेंट्स की तरह भरे हुए होंगे। इसका क्या रीज़न है जो ये बिल्कुल मतलब इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है? जैसे कि कैंसर के सेल्स आप कहते हो ना कि बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, तो अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्या रीज़न है सर? देखिए प्रिया जी, मैं यही बोलूँगा इसके अंदर कि मंदिर के अंदर इंसान अपनी डिवोशन को एक्सप्रेस करने के लिए जाता है, और इलाज के लिए कैंसर हॉस्पिटल। अगर कैंसर का उसको पता चला है तो उसकी कोशिश ये रहती है कि मुझे एक सही इलाज मिले और उचित दाम में मिले। आज की तारीख में ये दो ही चीज़ें हैं जो एक कैंसर के व्यक्ति को परेशान करती हैं। एक तो डर है, जो सामाजिक डर है, सबसे बड़ी चीज़ वो है, और उसके बाद उसके मन के अंदर सवाल आता है जी मेरा सही इलाज कैसे होगा, मुझे सही इलाज चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चल रही है मार्केट के अंदर, हर जगह पर, हर फील्ड के अंदर, तो मुझे सही इलाज कैसे मिले। और तीसरा उसके मन के अंदर सवाल आता है कि मेरे को जेब भी बचानी है। तो यह तीनों मुझे कहाँ मिलेंगी? तो जहाँ पर भी कैंसर के इलाज की प्रक्रिया संभव है और जहाँ पर एक अच्छा, नेक और सही इलाज मिल रहा है, उन जगहों पर कैंसर के मरीज जाना पसंद करते हैं, और ये सच्चाई है। उनको एक तो ये मिलना चाहिए कि जो उनके ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं वो उनकी बात सुन करके उन्हें समझ सके कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं, और उनकी सही समय पर सही मदद कर सकें ताकि वो इस समस्या से बाहर निकलें। तो आपके प्रश्न जो है कि भाई वहाँ पर क्यों भीड़ है, डेफिनेटली उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, और बहुत से, जैसे हम लोग बात कर ही रहे हैं, उसके कारण हम जानते हैं। तो जब कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं तो हर जगह पर जहाँ पर भी कैंसर का सही इलाज हो रहा है, वहाँ पर सब जगह पर कैंसर के, आप मानेंगे नहीं, हमारे पास जो आज से 15 साल पहले जितने कैंसर के मरीज होते थे, उससे करीबन आप ये मान के चलिए कम से कम 8 से 10 गुना मरीज हम लोग देख रहे हैं ओपीडी में, और ये सच्चाई है क्योंकि कैंसर के पेशेंट्स की दर बढ़ रही है। बिल्कुल सर, आपके पास तो बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे ऑब्वियसली, है ना? जब कैंसर के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं तो आपके ओपीडी में भीड़ बढ़ रही होगी। कुछ ऐसा जो आपकी मेमोरी में रह गया हो, कोई ऐसा पेशेंट या कुछ ऐसा मिराकुलस इलाज जो आपने किया हो जो आपको लगा हो कि यस आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ? मतलब हमारे पास, मैं बोलूँगा कि मतलब जब मैं बात करता हूँ अपनी, तो मैं अपनी बात नहीं करता, हम टीम की बात करते हैं। मतलब एक इंडिविजुअल डॉक्टर कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता अनलेस टीम इज देयर। तो हमारी टीम ने कुछ अच्छे काम ज़रूर किए हैं, और पिछले कुछ सालों में कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट केसेस को हमने मतलब मेहनत ऑफ कोर्स लगती है डॉक्टर्स की तरफ से, टीम की तरफ से, पूरे हॉस्पिटल की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और अल्टीमेटली कुछ हमें जब इस तरह के पेशेंट्स ठीक होकर घर जाते हैं तो 2 साल के बाद आके बोलते हैं जी आप ही की वजह से ये जिंदगी है, तो वो सेटिस्फाइंग मोमेंट्स होते हैं डॉक्टर्स के लिए। तो एक उदाहरण अगर मैं साधारण सा देना चाहूँ, कुछ समय पहले, मतलब ये तो 3 महीने पुरानी ही बात होगी, कुछ ब्लड कैंसर, एक प्रकार के ब्लड कैंसर का यंग बच्चा, 18 साल की लड़की थी, उन्हें ट्रांसप्लांट, हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमारी स्पेशलिटी है, जो हेमेटोलॉजिस्ट होते हैं वो खून की तकलीफ़ों के साथ साथ में बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करते हैं। तो उन्हें जो है जब हमने ट्रांसप्लांट के लिए लिया ब्लड कैंसर के साथ में, तो जिस दिन हमने उनका ट्रांसप्लांट किया उसके अगले दिन उनको फीवर स्पाइक्स स्टार्ट हो गए, फीवर आना स्टार्ट हो गया। तो वो फीवर की जांच करते करते जब हमें पता चला कि उस बच्चे को डेंगू था, ये डेंगू के टाइम की बात है। तो एक तो कैंसर का इलाज, साथ में बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसा इलाज होता है जिसके अंदर इम्यूनिटी बॉडी की 0 कर दी जाती है ट्रांसप्लांट के टाइम पे। और इस समय पर यदि एक और कॉम्प्लिकेशन आ जाए, डेंगू, जो कि ऑलरेडी मतलब बॉडी के अंदर वैसे इम्यूनिटी नहीं है, और साथ में डेंगू आ जाए, तो ठीक है, अब वो बच्ची ठीक है, स्वस्थ है, कैंसर फ्री है। और हाँ, तो इस तरह की कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमें लगता है कि नहीं जी, मतलब आप लिटरेचर वाइज देखते हैं तो अगर किसी को ट्रांसप्लांट के टाइम पे डेंगू हो जाए, बहुत कम लिटरेचर है मेडिकल लिटरेचर में, बट किसी को लिटरेचर जो अवेलेबल है उसके हिसाब से बोलते हैं कि ऑलमोस्ट 70 to 80% डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार के मरीजों को जब हम लोगों ने ठीक करा तो हाँ, डेफिनेटली सेटिस्फेक्शन होता है। बिल्कुल सर, कुछ ऐसे टिप्स जिससे जो ये डर है खासतौर से ब्लड कैंसर वाला, वो भगाया जा सके? मैडम आप बेस्ट कर सकते हैं ये मैं समझता हूँ कि मीडिया हाउसेस एंड बॉलीवुड, दे आर द वे टू गो। आप मतलब ये एक मुहिम चलानी चाहिए, बल्कि सोसाइटल परसेप्शन को चेंज करने के लिए। हम लोग 2024 में बैठे हैं, और अब आज से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो दवाइयाँ मतलब आज से 20 साल पहले सिर्फ रिसर्च में
होती थी आज वो ऑन ग्राउंड अवेलेबल है। उन दवाइयों को यूज़ करके ना तो जो पहले ज़माने में हम लोग कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट समझते थे कि जी बाल झड़ जाएंगे, शरीर काला पड़ जाएगा, दस्त बंद नहीं होंगे, तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स आज की तारीख में एग्जिस्ट ही नहीं करते। दवाइयाँ लगवाते हैं पेशेंट्स, ब्लड कैंसर डायग्नोज होता है, दवाइयाँ ऐसी लगवाते हैं कि जी टारगेटेड मेडिसिन है जो बॉडी के अंदर जाकर के सिर्फ कैंसर के सेल को ढूंढेंगी और उन्हीं को मारेंगी, नॉर्मल सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तो इस तरह की जब ट्रीटमेंट्स आज की तारीख में अवेलेबल हैं एंड दैट ऑल्सो एट सो अफोर्डेबल रेट्स, तो लोगों को ये परसेप्शन क्रिएट करना जरूरी है कि अगर कैंसर हो जाता है तो डरे ना। भाई हमारे पास आज की तारीख में भी कुछ लोग आते हैं कि और अनफॉर्चुनेट लगता है कि जी हमने 6 महीने पहले डायग्नोज हुआ था कैंसर, मतलब लिम्फोमा एक प्रकार का कैंसर होता है जो गांठें होती है, तो जी 6 महीने पहले हमारा कैंसर डायग्नोज हुआ था तो हमने सिर्फ उसकी सर्जरी करवा दी और हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। जी क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें डर था कि भाई दवाइयों का साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। और उसके बाद जब 6 महीने के बाद आए तो वो जो कैंसर सिर्फ सही ट्रीटमेंट उस टाइम पर कर लिया होता तो शायद वो हमेशा के लिए ठीक हो जाते, वो पूरे शरीर में फैल चुका था। तो इस प्रकार के लोगों को हमें दुख होता है बताते हुए कि नहीं जी आपने गलत किया है ये चीज़, और उस टाइम पर यदि सही इलाज आपने किया होता तो हो सकता है आज आप बिल्कुल स्वस्थ होते और आगे आजीवन स्वस्थ रहते। बिल्कुल। तो ये इस तरह की परसेप्शन वाली जो चीज़ें हैं, हमारे पास लोग आते हैं जी 6 महीने से खून कम है जी, अच्छा कितना खून है जी 8 ग्राम हमारा हीमोग्लोबिन है, और हम लोगों ने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया बट समझ में नहीं आया कि कारण क्या है। हम उनका बोन मैरो का टेस्ट करके देखते हैं, उसमें देखते हैं कि कैंसर पड़ा हुआ है। ओहो। तो कहने का मतलब ये है कि अगेन ये भी एक ऐसे सिम्टम है, ठीक नहीं हो रहा या बार बार हो रहा है, ब्लड चढ़ा लिया 8 के हीमोग्लोबिन पे 8 से 12 कर दिया हीमोग्लोबिन जी, बट कारण क्या था वो तो पता लगाने की किसी को तो कोशिश करनी पड़ेगी। तो वही सवाल है, वही मेरे ख्याल से मैसेज है कि कोई भी ऐसा सिम्टम या तकलीफ जो बार बार हो रही हो, ठीक हो जाती है पर वापस आ जाती है, तो ऐसे में इसको नज़रअंदाज ना करें, अपने हेमेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। सर लेकिन यहाँ पे आपको नहीं लगता कि डॉक्टर्स का भी थोड़ा रोल होना चाहिए? जैसे कि मैंने अपनी फ्रेंड की बात आपको बताई, उसको खांसी हो रही थी, ठीक है, वो सेम डॉक्टर के पास जा रही थी, एक ग्रीन कलर का सिरप था, मुझे याद है आज भी, वो पी रही थी, ठीक है, तो डॉक्टर, तो आपको नहीं लगता कि डॉक्टर को भी सजेस्ट करना चाहिए, कुछ और टेस्ट कराने चाहिए थे? क्योंकि एक आम इंसान, मैं बता रही हूँ, एक आम इंसान सर ना, वो चाहे कितना भी तेज हो वैसे, लेकिन ना वो ये नहीं सोच पाता है कि मुझे ना कैंसर भी हो सकता है। मतलब मैं इसमें प्रिया जी यही कहूँगा, अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है मासेज में, एंड दैट इंक्लूड्स मेडिकल फ्रेटर्निटी ऑल्सो। वो चाहे हमारे नर्सेज हों, चाहे हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हों, चाहे हमारे BMS डॉक्टर्स हों, चाहे BHMS डॉक्टर्स हों, चाहे MBBS डॉक्टर्स हों, चाहे स्पेशलिस्ट हों, चाहे सुपर स्पेशलिस्ट हों। कार्डियोलॉजिस्ट भी कई बार मिस करते हैं कैंसर। बिल्कुल करते हैं। सो अगेन इट्स नॉट दैट कि उनको नहीं पता, इट इज जस्ट दैट कि लोगों को ये सोचने, अपना एक, जब हम लोग सोचते हैं कि हाँ भाई ये संभावना है, तो उसमें एक दिमाग में कैंसर होने की संभावना को रखना चाहिए। और ये खासकर तब जब हमारी चीजें ठीक ना हो रही हो, तब तो खास। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कैंसर से जितना डर लगता है ना, सिर्फ ब्लड कैंसर सुन के डर लग गया, लेकिन उतना ही डर, जैसा कि आपने बोला कि वो उस पेशेंट ने इसलिए इलाज नहीं कराया कि उसको लगा कि दवाइयों का साइड इफेक्ट है, ठीक वैसे ही लोगों को ना कीमोथेरेपी से डर लगता है, और बहुत डर लगता है। सच्चाई है मैडम, वो बिल्कुल सच्चाई है ना? तो उस डर को कैसे दूर किया जाए? मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज की तारीख में, अच्छा चलिए मैं आपको अगर तथ्यों के हिसाब से बात करूं तो हमारे पास जितने कैंसर के मरीज, ब्लड कैंसर के मरीज आते हैं, उनमें से हम लोग आज की तारीख में कीमोथेरेपी 30% लोगों को लगाते हैं या 40% लोगों को लगाते हैं। मेजॉरिटी को हम लोग कीमोथेरेपी लगाते ही नहीं हैं, हम लोग उनको टारगेटेड मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। टारगेटेड मेडिसिन जैसे मैं बता रहा था कि वो शरीर में जाकर के, कीमोथेरेपी आप उसको साधारण भाषा में अगर मैं बोलने की कोशिश करूँ, कीमोथेरेपी एटम बम है जो अगर आपने एक जगह पे उसको ब्लास्ट किया तो वो पूरी जगह को तबाह कर देगा। और जो टारगेटेड मेडिसिन है वो गोलियां हैं बंदूक की, जो आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मारेंगी। तो ये डिफरेंस है कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी में। तो हम लोग प्रिसिशन मेडिसिन की बात कर रहे हैं 2024 में, एंड दैट मीन्स एक तो हर व्यक्ति का कैंसर, अगर उनको सेम प्रकार का कैंसर है तब भी उनका इलाज अलग तरीके से होगा जी। वो इस वजह से होगा क्योंकि हर एक की जेनेटिक म्यूटेशंस अलग अलग होंगी, और उस जेनेटिक म्यूटेशन के लिए कौन सी दवाई टारगेटेड मेडिसिन अवेलेबल है उनको वो दी जाएगी। उनको एक्स पेशेंट को जो मेडिसिन काम करेगी वो हो सकता है वाई पेशेंट को ना करे। दोनों ही टारगेटेड मेडिसिन है पर दोनों के टारगेट्स अलग अलग हैं। ओके सर, जनरली जो ब्लड कैंसर है किस स्टेज पे पकड़ा जाता है और किन को ज्यादा होता है? मतलब फीमेल्स को, मेल्स को, या एज ग्रुप क्या होती है? मैं ये समझूंगा इसमें जेंडर डिफरेंस हमको नहीं करना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो जेंडर डिफरेंस। जहाँ तक
स्टेज का सवाल है, ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शन को मैं यहाँ पे दूर करना चाहूँगा कि जी स्टेज से हम लोग ये समझते हैं इन जनरल जब हम बात करते हैं कि जी शरीर में कैंसर कितना फैला हुआ है, तो उसका मतलब होता है स्टेज कि जी भाई अगर मतलब शरीर के एक पार्ट में है तो उसको हम स्टेज 1 बोलेंगे, 2 पार्ट में चला गया तो 2 बोलेंगे, या बोन मैरो तक चला गया स्टेज 4 बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इन जनरल क्लासीफाई करते हैं कैंसर्स को। अब अगर हम लोग सिंपल साधारण चीज़ को समझने की कोशिश करें, जी ब्लड शरीर में कहाँ कहाँ पर है, ब्लड पूरे शरीर में है, तो उस प्रकार का स्टेजिंग जो होता है वो किसी भी ब्लड कैंसर के लिए नहीं उपयोग किया जाता है। कुछ ऐसा सुपर फूड जाते जाते बताएंगे जो हमें हेल्दी रहने के लिए रोजाना खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मैं किसी फ्रूट को प्रमोट नहीं करता। नहीं, फूड नहीं, मतलब कोई भी कुछ, कोई सीड्स हो, कोई नट्स हो, कुछ भी हो जो हमें अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना चाहिए रोजाना। मैडम गांव में लोगों को कैंसर्स कम होते हैं, वो क्या कोई ऐसा फ्रूट खाते हैं? मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल, ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड एंड सॉर्ट ऑफ लाइफ विद ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, दैट इज व्हाट इज द मैसेज। चाहे वो साइकिलिंग करें, चाहे जॉगिंग करें, चाहे वॉकिंग करें, चाहे व्हाटएवर, बट हेल्दी रहने के लिए ये चीज़ों का कॉकटेल होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। आई एम वेरी श्योर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी ब्लड कैंसर के बारे में, और कैसे आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं इसकी भी जानकारी आपको मिल गई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन क्या देखना है, क्या सुनना है, ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, और हाँ, अपना और अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा।